वेड़ी गूथन लीला। बेनी गूथी कहा को जाने, मेरी सी तेरी सौ। बिच बिच फूल सेत पीत, राते को करी सही हैं एरी सौ। बैठे रसिक संवारन बारन, कोमल कर कही सो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, नख सिखलो बनाई दे काजर नखही सो। निकुंज में पूर्व की ओर मुख किए श्याम सुंदर पीले रंग की मखमली गद्दी से जड़े हुए पलंग पर बैठे हैं। श्री श्याम सुंदर के पैर नीचे लटक रहे हैं। उनके सामने श्री प्रिया पश्चिम की ओर मुख किए हुए खड़ी हैं। श्री प्रिया का बायां हाथ श्याम सुंदर के दाहिने कंधे पर है और उनके दाहिने हाथ में पीले रंग की अत्यंत चमकती हुई किसी तेजस धातु की कंघी है। श्याम सुंदर अपने बाएं हाथ से उनके दाहिने हाथ को पकड़े हुए हैं। श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराती हुई उस हाथ को छुड़ाने की चेष्टा कर रही हैं। श्याम सुंदर तिरछी चितवन से ताकते हुए एवं मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए यह प्रकट कर रहे हैं, ना नहीं छोड़ता। सखियां खड़ी खड़ी लीला देख रही हैं। श्री प्रिया के वदन की शोभा निहारते हुए श्याम सुंदर कहते हैं, तो ना सही, जैसे प्रतिदिन होता था वैसे ही होने दे। बात यह है कि प्रतिदिन मध्याह्न स्नान के बाद श्री प्रिया प्रीतम को पास पास बिठाकर सखियां दोनों का श्रृंगार करती थीं, पर आज श्री प्रिया ने रति मंजरी के हाथ से कंघी ले ली तथा प्यारे श्याम सुंदर का केश संवारने के लिए उठ खड़ी हुई। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छी बात है, पर फिर बदले में मैं तेरे केश संवारूंगा। यदि शर्त मंजूर है तो भले ही केश संवारने दूंगा, नहीं तो नहीं। श्री प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर संकेत कर दिया, ना, यह स्वीकार नहीं है। अस्वीकृति का संकेत देने के बाद भी श्री प्रिया कंघी लेकर प्यारे श्याम सुंदर के केस संवारने को बढ़ी। श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़ लिया। श्री प्रिया ने हाथ छुड़ाना चाहा, किंतु श्याम सुंदर ने नहीं छोड़ा। श्याम सुंदर ने कहा, तू शर्त मंजूर कर ले तो हाथ छोड़ देता हूँ। श्री प्रिया ने मुस्कुराकर फिर कह दिया, नहीं। इसी पर श्याम सुंदर ने कहा था कि तो ना सही, जैसे प्रतिदिन होता था वैसे ही होने दे। श्याम सुंदर की यह बात सुनकर श्री प्रिया कुछ असमंजस में पड़ जाती हैं। हृदय का प्यार तरंगित होकर जिस किस प्रकार से भी श्याम सुंदर के स्पर्श के लिए श्री प्रिया को व्याकुल कर रहा है, पर साथ ही लज्जा के कारण अपनी सखियों के बीच में प्रियतम के द्वारा अपने केस संवारे जाना स्वीकार नहीं करने दे रही थी। श्री प्रिया मुस्कुराती हुई कुछ क्षण सोचती रहती हैं, फिर कहती हैं, देखो, स्त्रियों की वेड़ी स्त्रियां ही ठीक गूंथ सकती हैं। श्री प्रिया की बात सुनकर श्याम सुंदर बड़ी गंभीरता से बोल उठते हैं, तू एक बार देख ले, फिर स्वयं समझ जाएगी। मैं सच कहता हूँ कि मेरी तरह बेड़ी गूंथना किसी को आ ही नहीं सकता। प्रिय, तेरी शपथ, मैं इतनी सुंदर बेड़ी गूंथ सकता हूँ कि स्वयं ललिता भी देखकर ललचा जाएगी। देख, फूलों को यथा स्थान पिरो देना बड़ी भारी कला है। लाल पीले उजले फूलों को मैं ऐसे सुंदर ढंग से पिरोना जानता हूँ कि वैसी तुम्हारी सखियों में से कोई भी नहीं कर सकती। श्याम सुंदर की इस बात को सुनकर श्री प्रिया और भी फंस जाती हैं। कुछ देर तक मंद मंद मुस्कुराती हुई सोचती रहती हैं, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर और कुछ अलग खड़ी होकर हंसने लग जाती हैं। इस समय श्री प्रिया का मुख ठीक उत्तर की ओर है। श्याम सुंदर हंसने लग जाते हैं। श्री प्रिया अपनी दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद पर जमाए रखकर पीछे की ओर हटने लगती हैं तथा निकुंज के दक्षिण की ओर की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। श्री प्रिया के अंग की हरी साड़ी पर मध्याह्न के सूर्य की रश्मियाँ पड़ने लग जाती हैं तथा उनके बदन की शोभा झलमल करती हुई दिख रही है। निकुंज की खिड़की पर गिलोय लता की तरह एक लता इस ढंग से फैली हुई है कि जिससे खिड़की पर स्वाभाविक जाल बन गया है। श्री प्रिया अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाकर बेलों के उसी जाल को पकड़ लेती हैं तथा दाहिने हाथ से दीवार की एक बेल को पकड़ लेती हैं और तिरछी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाती हैं। श्री प्रिया जाते समय कंघी श्याम सुंदर की जांघ के पास पलंग पर ही छोड़ गई थी। श्याम सुंदर उस कंघी को उठा लेते हैं तथा उसे दाहिने हाथ में लेकर अतिशय मधुर कंठ से कहते हैं, प्रिय, एक बार परीक्षा के लिए ही देख लो। श्री प्रिया के हृदय में प्रेम सागर उफरने लगता है। उसकी तरंग रोम रोम से प्रस्वेद के रूप में बाहर आने लगती है। श्री प्रिया सोचती हैं, मेरे प्रियतम को मेरे केस संवारने से सुख है तो फिर मैं संकोच क्यों कर रही हूँ। मेरे इस अंग के अड़ू अड़ू पर तो प्यारे श्याम सुंदर का ही अधिकार है।
श्री प्रिया के हृदय के भाव तो आंखों में आ जाते हैं। पुतलियाँ प्रेम में अधीर होकर कोयों में ऊपर नीचे नाचने लगती हैं। श्री प्रिया अपना सिर किंचित नीचा करके वहीं पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि प्रिया की मौन सम्मति मिल गई है। अतिशय उमंग के साथ वे कंघी लिए हुए उधर ही बढ़ने लगते हैं। श्याम सुंदर की घुंघरारी अलकी कंधों पर जोर से झूलती जा रही हैं, मानो वे भी आनंद में थिरक थिरक कर नाच रही हों। श्याम सुंदर श्री प्रिया के पास आकर खड़े हो जाते हैं। 3 मंजरियाँ छोटे छोटे फूलों से भरी हुई 3 डलियाँ लेकर श्याम सुंदर के पास खड़ी हो जाती हैं। विशाखा राधा रानी के सामने खड़ी हैं एवं ललिता रानी की पीठ के पास। ललिता बड़े सहारे से रानी के सिर से अंचल हटाकर उनकी सुंदरतम केश राशि को साड़ी के अंतराल से निकालकर पीठ पर धीरे से बिखेर देती हैं। श्री प्रिया के लंबे लंबे केश कमर के पास झूलते हुए निकुंज के फर्श को छू रहे हैं। केशों को बिखेर कर ललिता मुस्कुराती हुई तिरछी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखकर कहती हैं, लो संवारो, मैं भी देख लूँगी कि नटखट शिरोमणि श्याम सुंदर किस तरह की कला जानते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के अंग से अनुराग एवं उल्लास झर रहा है। वे श्री प्रिया की पीठ के पास पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठ जाते हैं। दाहिने हाथ में कंघी लेकर बाएं हाथ पर केशों को टिकाकर संवारना प्रारंभ करते हैं। सखियों में मंजरियों में आनंद का प्रवाह बहने लग जाता है। कंघी से केशों को संवारकर श्याम सुंदर गूंथना आरंभ करते हैं। वे 3 डलियाओं में से लाल, पीले एवं उजले रंग के फूलों को बारी बारी से निकालकर पिरोते जा रहे हैं। ऐसे सुंदर ढंग से पिरो रहे हैं कि लाल, उजले एवं पीले फूलों से कृष्ण 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 लिखा जा रहा है। श्री प्रिया पहले से ही प्रेम में डूबती जा रही थी। अब जब विशाखा के हाथ के दर्पण के प्रतिबिंब पर दृष्टि गई तथा गूंथे हुए केशों में एक स्थान पर कृष्ण लिखा हुआ देख लिया, तब तो वे बिल्कुल मूर्छित सी होने लग गईं। यद्यपि श्याम सुंदर बड़ी सावधानी से एवं चालाकी से केशों को श्री प्रिया की पीठ के बीच में रखकर गूंथ रहे थे कि जिससे गूंथना समाप्त होने के पहले मेरी प्रिया देख नहीं सके, पर श्री प्रिया ने अपना सिर इधर उधर हिलाकर जरा सा देख ही लिया। देखना था कि प्रेम उमड़ा और प्रिया अर्धमूर्छित होकर श्याम सुंदर की ओर लुढ़क पड़ी। श्याम सुंदर भी प्रेम में अधीर होते जा रहे थे, पर प्रिया की इस दशा को देखकर उन्होंने अपने को संभाला। कुछ क्षण गूंथना स्थगित रहता है, फिर प्रिया पहले की सी अवस्था में आ जाती हैं तथा लज्जित होकर पहले की तरह शांत बैठ जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर फूल गूंथ करके बेड़ी रचना का कार्य समाप्त करते हैं। समाप्त करके वे एक बार प्यार भरी दृष्टि से सुंदर बेड़ी की शोभा निहारते हैं, फिर खड़े होकर प्रिया के सामने आ जाते हैं। श्री प्रिया जल्दी से अपना सिर अंचल से ढककर प्यारे श्याम सुंदर की ओर देखकर हंसने लग जाती हैं। इसी समय रूप मंजरी आनंद में डूबकर कहती हैं, तो प्यारे श्याम सुंदर, बाकी का श्रृंगार भी तुम्हें पूर्ण करो। रूप मंजरी की बात सुनकर श्री प्रिया का हृदय तो पुनः आनंद से नाच उठता है, पर आंखों में प्यार भरा क्रोध लाकर कहती हैं, री, बिना बूझे तू तो अच्छी पंच बन बैठी। रूप मंजरी मुख फेर कर हंसने लग जाती है। श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ हाँ अभी लो। जब श्री श्याम सुंदर शेष श्रृंगार करने चलते हैं तभी ललिता कहती है, ना, तुम बहुत देर लगाओगे, जल्दी से 1-2 और भले कर लो, बाकी तो हम सब करेंगे। श्याम सुंदर मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छी बात है। बड़ी फुर्ती से श्याम सुंदर कुछ दूर पर पड़ी हुई डलियाओं में से तरह तरह के पुष्पों की बनी हुई 3-4 लड़ियाँ उठा लेते हैं तथा आपस में एक दूसरे को उलझाकर पायजेब के आकार के 2 आभूषण निर्माण करते हैं। उन आभूषणों को जहाँ से देखा जाए वहीं से उनमें कृष्ण लिखा हुआ दिख रहा है। श्याम सुंदर उसे बड़ी फुर्ती से श्री प्रिया की एड़ी के पास बांधने लग जाते हैं। श्री प्रिया एक बार तो चकित सी होकर पैर समेटने लगती हैं, पर प्रियतम की ओर देखकर और यह सोचकर कि मेरे प्रियतम को सुख मिल रहा है, इस भावना से उस आभूषण को बंधवा लेती हैं। सखियाँ श्याम सुंदर की इस कारीगरी को देखकर आश्चर्य में डूब जाती हैं। आभूषण बांधकर श्याम सुंदर एक मंजरी के हाथ से काजल पात्र ले लेते हैं। काजल पात्र ऐसा बना हुआ है कि उसे देखने वाले को भ्रम हो जाता है, मानो सचमुच ही यह एक नवजात मयूर शावक हो। श्याम सुंदर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में किंचित काजल लगा लेते हैं तथा श्री प्रिया के सामने बैठकर बाएं हाथ पर श्री प्रिया के दाहिने कपोल को टेककर बारी बारी से दोनों आँखों में काजल लगाते हैं।
श्री प्रिया की आंखें काजल लगाते समय बंद सी हो जाती हैं। श्याम सुंदर प्रतीक्षा करते हैं, खुलने पर धीरे धीरे लगा देते हैं। श्री प्रिया के सारे मुखमंडल पर लालिमा दौड़ने लगती है। पुतलियाँ बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे दाहिने बाएं घूमने लग जाती हैं। श्याम सुंदर उठकर खड़े हो जाते हैं। श्री प्रिया भी हंसती हुई अंचल संभालती हुई उठकर श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लेती हैं तथा खींचती हुई सी ले जाकर पलंग पर बैठा देती हैं। मंजरी के हाथ से श्री प्रिया कंघी ले लेती हैं तथा अतिशय प्यार के साथ प्यारे श्याम सुंदर के केशों को संवारने लग जाती हैं। उन सुंदरतम घुंघराली लटों में कंघी देकर बड़े सुंदर ढंग से पीछे की ओर उन्हें ले जाती हैं तथा बाएं हाथ से उन्हें धीरे धीरे दबा दबा कर यथा स्थान स्थिर करती जा रही हैं। केशों को संवारकर पीछे की ओर दाहिने हाथ से कुछ इशारा करती हैं। विलास मंजरी अत्यंत सुंदर पुष्पों का बना हुआ मुकुट, जिसके बीच में एक छोटा सा मयूर पिछ लगा है, रानी के हाथ में दे देती हैं। प्रेम में दीवानी सी बनी हुई रानी मुकुट की ओर देखती हैं। मुकुट के पुष्पों के प्रत्येक दल में उन्हें प्यारे श्याम सुंदर की छवि दिखती है। वे कुछ चकित सी होकर जोर से बोल उठती हैं, ऐं, यह तो अजब बात है। रानी की बात सुनकर श्याम सुंदर एवं ललिता आदि सखियाँ जोर से हंसने लगती हैं। उन्हें हंसती देखकर रानी का भाव कुछ शिथिल पड़ जाता है और वे कुछ शर्मा सी जाती हैं। ललिता अतिशय प्यार से कहती हैं, मुकुट बांध दे, हाथ में लिए रहकर न जाने फिर और क्या क्या देखने लगेगी। विलास मंजरी ने आज इस चतुराई से मुकुट बनाया था कि उस पर सर्वत्र राधा राधा लिखा हुआ दिख रहा था, पर रानी की आंखें इस बात को लक्ष्य नहीं कर सकी। रानी ने धीरे धीरे मुकुट बांध दिया। फिर रानी एक कुंद पुष्प को उठाती हैं। केसर, कस्तूरी, चंदन आदि घिस घिस कर छोटी छोटी कटोरियों में रखे हुए हैं। उन कटोरियों में कुंद पुष्प की डंटी को डुबा डुबा कर रानी प्यारे श्याम सुंदर के कपोलों पर अत्यंत सुंदर तरह तरह के चित्र बनाती हैं। इधर सखियाँ तरह तरह के पुष्पों के आभूषण बनाकर श्याम सुंदर के अंगों को सजाती जा रही हैं। श्याम सुंदर श्री प्रिया की ओर एकटक देख रहे हैं। चित्र बनाकर श्री प्रिया आनंद में भरकर जोर से हंस पड़ती हैं। अब ललिता श्री प्रिया को श्याम सुंदर के बगल में बैठा देती हैं तथा ठीक उसी तरह के चित्र श्री प्रिया के कपोलों पर बनाती हैं एवं सखियाँ श्री प्रिया को पुष्पों के आभूषणों से सजाती हैं। श्री प्रिया प्रियतम को सजाकर सभी सखियाँ आनंद एवं प्रेम में डूबने लग जाती हैं। अब सभी सखियाँ एवं मंजरियाँ एक एक कंघी लेकर बड़ी शीघ्रता से अपने अपने केश संवारने लगती हैं। प्रत्येक सखी एवं मंजरी यह अनुभव कर रही है कि श्याम सुंदर मेरे पास आए हैं तथा यह कह रहे हैं, अच्छी बात है, केश तू अपने हाथ से ही संवार ले, पर आंखों में काजल मैं लगाऊंगा। सखी अस्वीकार करती है, पर श्याम सुंदर बहुत आग्रह से कंधे को पकड़कर प्रार्थना करते हैं। आखिर सखी प्रेम में विवश होकर अंजन लगाने की सम्मति दे देती है। श्याम सुंदर अतिशय प्यार से अंजन लगाते हैं। अंजन लगाकर श्याम सुंदर प्रार्थना करते हैं, अच्छा, बेड़ी तो अपने हाथ से तुमने बना ही ली, पर मुझे इसमें एक फूल खोस लेने दो। श्याम सुंदर की यह प्रार्थना भी सखी को हरा देती है। श्याम सुंदर अतिशय प्यार से सबकी बेड़ी में एक दो फूल खोस देते हैं। यह लीला श्याम सुंदर ने प्रत्येक सखी एवं मंजरी के साथ की। इस प्रकार सज धज कर सखी मंडली के सहित श्री प्रिया प्रीतम तैयार हो जाते हैं। श्री श्याम सुंदर अब श्री प्रिया सखियों एवं मंजरियों की ओर देख देख कर हंस रहे हैं एवं श्री प्रिया सखियाँ तथा मंजरियाँ श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद की शोभा देखकर विह्वल हो रही हैं। इसी समय निकुंज से संबद्ध बगल वाले रत्न महल के दक्षिणी दरवाजे से वृंदा देवी निकुंज में प्रवेश करती हैं। यहाँ की शोभा देखकर एक बार तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति सी स्थिर हो जाती हैं। फिर कुछ क्षण बाद आनंद में भरकर ललिता से कहती हैं, बहन, सब तैयार है, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी। देर होते देखकर मैं किवाड़ खोलकर आ गई। ललिता वृंदा देवी की बात सुनकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं तथा निकुंज के उत्तर तरफ के दरवाजे की ओर चलने लगती हैं। सखी मंडली के सहित श्री प्रिया प्रीतम भी ललिता के पीछे पीछे चलते हैं। निकुंज के दरवाजे से लेकर रत्न महल तक हरी भरी बेलों एवं लताओं की टहनियों के आपस में गुथ जाने से एक सुंदर पुल अपने आप बन गया है। पुल 3 गज लंबा एवं 1 गज चौड़ा है। पुल के फर्श पर एक पीली रेशमी चादर बिछी है। उसी पर पैर रखते हुए सखियों के सहित श्री प्रिया प्रीतम रत्न महल में पहुँच जाते हैं। रत्न महल की शोभा तो सर्वथा अवर्णनीय है।
प्रिया प्रीतम महल के पहले कमरे को पार करके मध्य स्थित आलीशान कमरे में जा पहुंचते हैं। कमरा अनिर्वचनीय सुंदर ढंग से सजा है। कमरे के पूर्वी हिस्से में सोने की परात, सोने की तस्तरियाँ, जल से भरी झाड़ियाँ, गिलास, पत्तों के बने हुए दोने एवं तराशे हुए फल सजा सजा कर रखे हुए हैं। वृंदा देवी की बहुत सी दासियाँ अभी भी तरह तरह के फल तराशने में लगी हैं, कुछ सजा रही हैं। कमरे के बीच में सुंदर मखमली आसन नीचे बिछा हुआ है। आसन के आगे सोने की 3 चौकियाँ एक कतार में रखी हुई हैं। वे चौकियाँ 1 बित्ता ऊंची, 1.5 हाथ चौड़ी तथा 1.5 हाथ लंबी हैं। कमरे की दक्षिणी दीवार के पास मखमल का गद्दा बिछा हुआ है। उसी पर सखियों के सहित श्री प्रिया प्रीतम आकर खड़े हो जाते हैं। जय जय श्री राधे।